हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे क्वाड मेंबर्स की जो मेलबर्न में मीटिंग हुई तो उसके क्या आउटकम निकले, और मुख्यतः हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडिया ने उसमें क्या कहा। आपको अगर ये ना मालूम हो कोई क्वाड मेंबर में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूएसए मतलब अमेरिका, भारत, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 सदस्य देश हैं जो कि क्वाड के पार्ट है। एक ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ एक ग्रुप है जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो चिंताएं हैं उनको देखते हुए बनाया गया है, या इनडायरेक्टली चाइना का जो कंसर्न है या चाइना का जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में जो निरंतर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसके काउंटर के लिए ये ग्रुप की फॉर्मिंग की गई है। और इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है इस ग्रुप का। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां आप जाकर खुद भी चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर समथिंग, कुछ चीज़ के लिए, द क्वाड रिमेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु शेयर मैनी थिंग बट नॉट अ कॉमन एनिमी। तो यहाँ पर ये किसने कहा ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो क्वाड क्या है? एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है जो जिसकी बहुत सी चीज़ें क्या है समान है, जिसके जो गोल हैं वो बहुत से समान हैं। जैसे टेररिज्म से लड़ना हुआ, 5G टेक्नोलॉजी, या ये सब चीज़ें जो उसके लक्ष्य हैं वो समान है। लेकिन अगर बात करें एनिमी की, तो एनिमी समान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे जो वर्तमान परिदृश्य को देखें तो भारत का एक मुख्य एनिमी कौन है? पाकिस्तान और चाइना। लेकिन चाइना को इनडायरेक्टली कौन सपोर्ट करता है? यूएसए। मतलब थोड़ा सा जो वर्तमान गवर्नमेंट है यूएसए की, वो नरम रुख अख्तियार करती है चाइना के प्रति। लेकिन यूएसए के जो ध्रुव विरोधी या शत्रु कौन है? अभी हाल ही में आपने यूक्रेन विवाद का जो चल रहा होगा, वो मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना आइडिया है, लेकिन जो सोवियत यूएसएसआर का यूक्रेन पार्ट था, अब रसिया क्या कर रहा है? उसको अधिग्रहण करने की या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और दलील ये दे रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल कर रहा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो अमेरिका का शत्रु कौन हो गया? रसिया। लेकिन क्या हमारा शत्रु रसिया है? नहीं है। हमारा तो बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, की पार्टनर है रसिया। तो इनका यही कहना है कि भैया हमारे जो लक्ष्य हैं बहुत से समान हैं उन क्वाड कंट्रीज़ के, लेकिन अगर हम बात करें शत्रु की, तो शत्रु ऐसा नहीं है कि समान है, कॉमन शत्रु नहीं है। जो किसी और का शत्रु है वो हमारा क्या होगा? दोस्त है। द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन मेलबोर्न मीन टू सेट द स्टेज फॉर मीटिंग बाय द leaders of Australia, India, Japan and US later this year in Tokyo ended with the outcome that showcased its positive agenda in the Indo-Pacific region। तो यहाँ पर जो मेलबोर्न की मीटिंग हुई उसमें इस एजेंडा को सेट कर दिया गया कि भैया अभी इस साल के अंत में जो भी टोक्यो में या जापान में जो भी मीटिंग होगी इन्हीं ग्रुप की, उसमें उसका जो एजेंडा है वो सेट कर दिया गया। भैया उसका एजेंडा क्या है? आपको मालूम होगा इस क्वाड से सबसे बड़ी टेंशन किसको है? चाइना के लिए। और चाइना की कंसर्न क्या है कि ये उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस मीटिंग से, जो मेलबोर्न में मीटिंग हुई, उसमें क्या कहा गया कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम हमारे जो लक्ष्य हैं उनको फुलफिल करने के लिए बना है ये ग्रुप, ना कि किसी के अगेंस्ट बना है। तो ये पूरा का पूरा इस जो मीटिंग थी मेलबोर्न की, इसमें क्लियर करके दिखाया गया कि आगे आने वाली जो भी मीटिंग होगी उसमें हम किसी को काउंटर करने के लिए नहीं जुड़े हैं, हम किसी को काउंटर करने के लिए साथ नहीं आए हैं, बल्कि एक हमारा एक पॉजिटिव एजेंडा है जो इन चारों देशों के विकास पर निर्भर है, ना कि किसी के अगेंस्ट। From plan to deliver more than billion vaccine doses, India made US funding and distributed through the Japanese and Australian network। और इसमें कहा गया कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला लक्ष्य है कि भैया हम 1 बिलियन वैक्सीन डोज बनाएंगे, लगभग 1 अरब। और वो किससे बनाएंगे? यूएस की फंडिंग से बनाएंगे। और कौन बनाएगा? भारत बनाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क। और किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जापान के और ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क के थ्रू। एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेज अराउंड द वर्ल्ड। और लगभग 1.3 बिलियन डोजेज हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे? बांटेंगे मतलब डोनेट करेंगे, दान करेंगे।
तो ये समझ में आ गया कि चारों लोगों का क्यों बना। अमेरिका फंड करेगा, इंडिया वैक्सीन बनाएगा और उसको सप्लाई कौन करवाएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और दूसरा, ये तो एक लक्ष्य हो गया, टू प्रिपेयर फॉर इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम टू टेकल द क्लाइमेट चेंज। और दूसरा एक प्रमुख मुद्दा, जैसे कि आपको मालूम होगा, बाइडन या जो डेमोक्रेटिक सरकार है अमेरिका में, वो जलवायु को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। दूसरे देशों जो विकासशील देश हैं उनको जलवायु के मुद्दे पर या जलवायु पेरिस क्लाइमेट एक्सचेंज के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए प्रेशर डालती है और कहती है कि जो उससे नुकसान हो रहा है वो हम आपको पैसे के रूप में देंगे। तो आपको वर्तमान में मालूम हुआ कि अमेरिका में किसकी सरकार है, डेमोक्रेटिक की है। वहाँ पर दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक की सरकार है, तो डेमोक्रेटिक की सरकार इस चीज़ पर भी बहुत जोर देती है कि क्लीन एनर्जी सप्लाई हो। तो दूसरा क्वाड का जो लक्ष्य है वो क्या है कि क्लीन एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान है उसको कम करने का कोशिश करेंगे। और इंडो पैसिफिक में जैसे ही बोल रहा हूँ तो जो 4 देश हैं उन सभी को भी आप इंक्लूड कर ही लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्वाड का विजन है, ये क्वाड मेंबर्स हैं। फॉर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड सेफ ट्रांसपेरेंस ऑफ द 5G सिस्टम एंड लॉन्च द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन एंड क्वाड is in the word of joint statement issue more effective in delivering practical support to the region। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो 4G टेक्नोलॉजी है वो किस लिए यूज़ हुई है कि चलो ठीक है स्पीड मिलने लगी, क्लासें आसानी से लोग लेने लगे। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो वो एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ होगी, नो डाउट महंगी होगी, सस्ती होगी, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इनका कहना है कि हम 5G टेक्नोलॉजी पर जोड़ देंगे पूरे क्वाड मेंबर का, और उसमें ये देखेंगे कि ये किसी को हार्म ना करे, बल्कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया कि तुरंत वहाँ से इंटरनेट के थ्रू आप ये देख लोगे कि वहाँ पर तूफ़ान कब आने वाला है, तूफ़ान आएगा तो कहाँ कहाँ तक नुकसान करेगा, और मान लो नुकसान करेगा भी तो हमें लोगों को निर्देश कितने कितने लेवल पे देने हैं, किन लोगों को क्या निर्देश देने हैं, कहाँ पर पानी ज़्यादा आएगा। तो मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ें एक 5G की मदद से ये करेंगे। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन हो गया, इन द वर्ड ऑफ जॉइंट स्टेट मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन। प्रैक्टिकल सपोर्ट मतलब 5G का ये सिर्फ एक उदाहरण है या एक उपयोग है, कई उदाहरण हो जाएंगे। आप इस टाइप से समझो कि अगर कोई USA में कोई डॉक्टर है तो वो यहाँ के डॉक्टर को एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है, यहाँ की नर्सों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है 5G की मदद से कि भाई आप ऐसे ऐसे ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन आपका सफल हो जाएगा। तो काइंड ऑफ थिंग, समझ रहे हो आपने, पूरा वर्ल्ड एक उसमें जुड़ जाएगा। इंडिया वाज इवन एबल टू इंसर्ट रेफरेंस टू फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और इंडिया मतलब इस चीज़ में भी सफल रहा कि उसने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इस मुद्दे को भी क्वाड में डिस्कस करवा लिया। नहीं तो क्या होता है, सामान्यतः जो कंट्री होती हैं वो अपनी चिंताओं को देखते हुए ऐसे मुद्दों को डिस्कस नहीं करती हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं, इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा भी उठाया और जो रिमेनिंग 3 कंट्रीज़ थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस पर डिस्कस किया। द बोहमी मतलब जो एक दूसरे के प्रति सौम्यता या खुशी का जो भाव था बिटवीन द मिनिस्टर्स, सो ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट विद द प्रिंसिपल बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज एफर्ट टू एडवांस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर जो वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, जो मतलब सरलता दिखाई दी, जो मतलब एक दूसरे को समझने की चीज़ दिखाई दी या जो कंफर्ट दिखाई दिया, उससे तो यही समझ में आया कि जिन सिद्धांतों के ऊपर ये ग्रुप फाउंड किया गया था वो सिद्धांत फुलफिल हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में एक दूसरे का ये सपोर्ट करेंगे, इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की आधारशिला रखेंगे। क्योंकि इस मीटिंग से यही समझ में आया कि सभी बिल्कुल एक दूसरे से सहमत थे, सभी बातों पर सहमत थे, सभी एक दूसरे की बात का कोई भी खंडन नहीं कर रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि 4 डेमोक्रेटिक कंट्री जुड़ी है स्क्वाड मेंबर में और उनके लक्ष्यों, सभी के लक्ष्यों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है और दूसरे 3 देश, रिमेनिंग 3 कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। द क्वाड मेंबर है दस फार अवॉइडेड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग देयर ग्रुपिंग। लेकिन क्वाड मेंबर ने अभी भी क्या किया है,
अवॉइड किया है कि इसका कोई हम संगठन बना दें। क्वाड का जैसे होता है ना कि संघाई सहयोग संगठन बना है, लाइक यूएन बना है। तो फिर जब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है कभी भी ऐसे ग्रुप को, तो फिर क्या होता है, एक हमारे लिए वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाना पड़ता है एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसके कुछ मेंबर डिसाइड करने पड़ते हैं, मेंबर के प्रतिनिधि डिसाइड करने पड़ते हैं, वो किस किस रीजन में काम करेगा, ये वो किस किस के साथ कोलैबोरेट होकर काम करेगा, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। तो अभी जो क्वाड के मेंबर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे। और नो डाउट ये कहीं ना कहीं चाइना को ये फीलिंग ना आ जाए कि ये मेरे लिए काउंटर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और ये इंस्टीट्यूशन बनने के साथ अभी तो 4 मेंबर हैं, आगे आने वाले समय में उस इंस्टीट्यूशन में और मेंबर ऐड होंगे जो चाइना के विरोधी हैं या जो चाइना की नीतियों से सहमत नहीं हैं। तो ये कंसर्न हो जाता है। तो अभी वर्तमान में क्वाड मेंबर ने क्या कहा कि नहीं भैया, अभी हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करने वाले। और साथ ही साथ ये भी कहा, avoided the institutionalize their grouping and they have not militarized it is to their credit। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा ये क्वाड का ग्रुप मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है कि जैसे नाटो का कॉपरेशन है। नाटो में क्या सीन है कि नाटो के जितने भी मेंबर देश हैं उनका ये सीन है कि अगर उन देशों में से किसी भी एक देश पर कोई नॉन नाटो मेंबर अगर अटैक करता है तो फिर क्या होगा कि जितनी भी नाटो कंट्री हैं या नाटो के सदस्य लोग हैं, ये माना जाएगा कि उन सभी पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है। तो इस क्वाड अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड में ऐसा नहीं है। क्वाड में इस प्रकार का कोई भी कॉपरेशन नहीं है कि अगर अमेरिका पे अटैक हो गया इसका मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर भी अटैक हो गया, मतलब ये सब भी उस युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं है। नाटो के साथ है कि नाटो अगर मान लो अमेरिका पे अटैक हो गया तो जितने भी नाटो मेंबर हैं वो अमेरिका का साथ देने के लिए बाध्य है, भले ही चाहे जो आक्रमणकारी देश है उससे उन नाटो की कंट्री के अच्छे रिलेशन हो या बुरे रिलेशन हो। तो ये ऑल ओवर द एंड है कि भाई मिलिट्री कोऑपरेशन क्वाड नहीं करेगा। इन एडिशन, डिस्पाइट बीजिंग शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुपिंग, क्वाड मेंबर चोज नॉट टू नेम चाइना डायरेक्टली एज joint statement spoke of ensuring the rule-based order and respect for sovereignty and building region free from coercion। तो यहाँ पर चाइना नो डाउट वो तो अपोज कर ही रहा है, लेकिन उसके अपोजिशन के बाद भी इन्होंने उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हम किस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि रूल बेस्ड ऑर्डर हो, जो लॉ को मानने वाली कंट्रीज़ हों, और अगर जो लॉ को नहीं मान रही हैं तो उनका हम विरोध करेंगे। साथ ही साथ जो बलपूर्वक किसी की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को जो नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं उनको हम पीछे ढकेलेंगे और इस पूरे के पूरे रीजन को फ्री फ्रॉम कोर्सन मतलब जो बलपूर्वक हथियाने वाली ताकतें हैं उन ताकतों से इस रीजन को हम मुक्त कराएंगे। तो कहीं ना कहीं टारगेट चाइना को किया लेकिन नाम नहीं लिया। However, while the grouping is strong on all these percepts, there are obvious differences in the practice of their vision for the Indo-Pacific region and the world in general। अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि सभी लोग बिल्कुल सब सही चल रहा है, सभी के लक्ष्य पाए जा रहे हैं क्वाड में, लेकिन इसके साथ होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से ऐसे डिफरेंट भी हैं, चीज़ें भी हैं कि जो इंडो पैसिफिक को लेकर जो इनके विज़न है उनमें भी कहीं कहीं असमानता है और कहीं कहीं उनके जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं चारों कंट्रीज़ के। अगर सिचुएशन की जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, सिचुएशन इन म्यांमार वाज मेंशन्ड बट द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मेड इट क्लियर दैट व्हाइल इंडिया सपोर्ट अ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशनल सैंक्शन। तो आपको मालूम होगा कि म्यांमार में हाल ही के दिनों में कू हुआ था। कू मतलब क्या हुआ था? तख्ता पलट। सेना ने क्या किया, जैसे पाकिस्तान में होता है तो सेना ने क्या किया, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहाँ की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, और फिर से उनने चुनाव बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत लिया। और यही चीज़ वहाँ के जो सेना के जनरल थे उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करने का में क्या किया, उन्होंने जितने भी वहाँ के राजनेता थे, जितनी पार्टियों के जो प्रभावी नेता थे, उन सबको जेल में डाल दिया और शासन क्या ले लिया, अपने हाथ में ले लिया। ये बात किसको पसंद नहीं आई? अमेरिका को, क्योंकि जहाँ भी लोकतंत्र के लिए वो होता है तो अमेरिका अपने सैंक्शन लेके एंट्री मार देता है। तो अमेरिका ने ये कहा कि भैया हम इसमें यूएन में रिजोल्यूशन लाएंगे, म्यांमार का विरोध करेंगे,
और म्यांमार पर हम कड़े सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो अलग है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों में यूएन में भी इस चीज़ का मुद्दा उठाने के लिए अमेरिका ने प्रयत्न किया था, लेकिन उसमें इंडिया ने इस चीज़ का अलग हो गया था, न साथ दिया था न विरोध किया था अमेरिका का। तो क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी कंट्री है, तो इंडिया ने अभी जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ये क्लियर कहा कि हम म्यांमार में लोकतंत्र आए, फिर से लोकतंत्र आए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका तो हम समर्थन करते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं कि जब तक लोकतंत्र नहीं आ रहा तब तक आप म्यांमार पर क्या कर दो, वेस्टर्न सैंक्शन लगा दो। वेस्टर्न सैंक्शन इन द सेंस, अगर अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन तो सीधी सी बात है, और सब अमेरिका के क्या होते हैं, पार्टनर टाइप के होते हैं या मित्र ही हैं, तो वो भी सैंक्शन लगा ही देते हैं। तो इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते। और अमेरिका का सैंक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर क्या व्यापार, मोस्टली व्यापार किस में होता है, डॉलर में होता है। तो अमेरिका की सैंक्शन इसलिए भी मायने करते हैं। The meeting took place in the shadow of the growing Russia-NATO tension over the Ukraine, but seems evident Mr. Shankar did not share U.S. Secretary of State Antony Blinken assessment of the imminent invasion। तो यहाँ पर फिर बात आती है, ये तो चलो म्यांमार का मुद्दा हो गया, फिर बात आती है हाल ही में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है। आपको मालूम होगा यूक्रेन के चारों तरफ रसिया ने कई लाख नहीं, 1-2 लाख जहाँ तक सैनिक लगा दिए हैं, और उसका उसने दलील ये दी है कि यूक्रेन को अमेरिका नाटो का मेंबर बना रहा है, इसलिए हमने ये सैनिक यहाँ पर लगा दिए कि अगर नाटो का मेंबर बनेगा तो हम यूक्रेन पे हमला करेंगे। ये बिल्कुल बात पक्की है। तो यही चीज़ क्वाड में जो अमेरिका के सेक्रेटरी थे एंटनी ब्लिंकन, वो उठाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उनके साथ मंच साझा नहीं किया इस बात को लेकर कि रसिया यूक्रेन का क्या कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है या कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को इंडिया ने समर्थन नहीं किया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का स्टैंड म्यांमार और रसिया पर अमेरिका से अलग है। नाउ दिल्ली chose not to join the decision by the US, Japan and Australia to tell their citizens to evacuate immediately from the Ukraine, nor was any mention of the situation allowed into the joint statement। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने कहा कि 16 फरवरी को समथिंग विल हैपन इन यूक्रेन, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। हो सकता है रसिया युद्ध कर दे, चढ़ाई कर दे किस पर, यूक्रेन पर। तो इन तीनों कंट्रीज़ ने, मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ जापान, इन तीनों ही कंट्री ने क्या किया कि कहा कि भैया अपने लोगों से कि तुम यूक्रेन छोड़ दो, हो सकता है यहाँ आगे आने वाले दिनों में वेरी सून यहाँ पर हो सकता है युद्ध हो जाएगा। और युद्ध कौन करेगा, रसिया करेगा। लेकिन इंडिया ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया, ना अपने नागरिकों को ये बोला कि तुम यूक्रेन छोड़ दो, ना ये बोला कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस चीज़ में भी इंडिया क्या रहा, अलग रहा उन बाकी कंट्रीज से। मिस्टर जयशंकर स्ट्रॉन्ग टोन ऑफ द नेक्स्ट डे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस on China's amazing of troop at the border with India was also subtle reminder to Quad partner that while they may have similar concern and share many values, they do not have an identical view, and the Quad remain very much a grouping that is for something, not against somebody। लेकिन नेक्स्ट डे इंडिया ने जो कहा वो आपको सुनने ज़रूरी है। इंडिया ने क्या कहा, जैसे ही चाइना पर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि भैया चाइना मतलब रसिया को लेकर कि यहाँ पर आपका जो मतलब आपके बॉर्डर पर भी क्या कर रहा है, चाइना ने बहुत सारी ट्रूप लगा दी हैं, तो आप इस पूरे के पूरे परिदृश्य को कैसा देखते हैं। तो उसने मतलब जो हमारे विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये रिमाइंडर है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, क्वाड पार्टनर्स को तो है ही, लेकिन पूरे के पूरे लोगों को ये रिमाइंडर है कि ये सिमिलर कंसर्न किसी के साथ भी हो सकता है। और इन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को बताया कि भैया ये कंसर्न आपके साथ भी चल रहा है यूक्रेन में। रसिया का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बोल के कि सिमिलर कंसर्न, सिमिलर चिंता आप लोगों की भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल सेफ जगह पे बैठे हो, आपके लिए भी ऐसी चिंताएं आगे आने वाले समय में होंगी और हो रही हैं। तो क्वाड रिमेन वेरी मच ग्रुपिंग। तो क्वाड को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसी चिंताओं को
ख़त्म करने के लिए ये बना है कि ऐसे जो अतिक्रमण या ऐसा जो एग्रेशन लोग दिखा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए ही बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी के विरोध में है। तो मतलब बात भी कह दी और बात नहीं भी कही। मतलब रसिया वाले चीज़ को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भैया ये कंसर्न है, ये हमारे साथ भी कंसर्न है और किसी और के साथ भी हो सकता है या हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब डिप्लोमेटिक मूव कह सकते हो आप। तो इन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा और उसके क्या क्या मायने हैं और क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।